नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपके अपने शो विश्लेषण में कहानियां सुनाता हूं, कहानियां सुनाऊंगा कार्यक्रम। मित्रों, देश आज बड़ी विकट स्थिति से गुजर रहा है। जंग के आसार हैं, लेकिन इसके बीच मैं आपकी कहानियों का सिलसिला आपके साथ उसी तरह से जारी रखना चाहता हूं। और मेरे पास भी ऐसे बड़े कंटेंट है कि कहाँ जंग चल रही है, कहाँ ये। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आप दिन भर ऐसी चीजों के साथ सुनते रहते हैं और ऊब जाते हैं, और कम से कम मैं कुछ इस तरह की कोई नई तरह की कहानी लेकर आपके सामने आऊं, ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कर्तव्य है। तो आज मैं एक पुरानी कहानी उसके बारे में बात करूंगा। तीन चेहरे एक पहचान, इसका शीर्षक रखा जा सकता है। और आज मैं बात करूंगा एक ऐसी कहानी की जो समय के साथ बदलती जाती है, लेकिन उसकी जो शिक्षा है, उसका जो मॉरल है, उसकी जो सीख है, वो हमेशा स्थिर रहती है। और कभी कभी इतिहास हमें ऐसे उदाहरण देता है जो हमसे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपने आसपास के परिवेश से हम बहुत कुछ सीखते हैं, जो ना कोई राजनेता, ना कोई अपने नेता भाषणों में कह सकता है। आज हम बात करेंगे तीन खिलौनों की कहानी की, जो प्राचीन समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक ऐसी पहेली जो आचार्य चाणक्य ने सुलझाई थी, उसके बारे में बात करेंगे। और उसको आज के संदर्भ में जोड़कर ये समझेंगे कि जहां जो नेतृत्व है, उसको सही कसौटी पर सिर्फ शब्दों से नहीं परखा जा सकता, बल्कि उसके कार्यों से परखा जा सकता है। मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक कारीगर तीन खिलौने लेकर आया। मैं आपको यह बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही बलशाली राजा थे, लेकिन उनकी एक अजीब सी आदत थी, कमजोरी थी कि उनको हर एक चीज नई चाहिए थी, और हर रोज लगभग खिलौनों के बड़े शौकीन थे। तो एक दिन एक कारीगर तीन खिलौने लेकर आया, तीनों मिट्टी से बने। एक जैसा आकार था उनका, एक जैसा रंग था, और एक जैसे सुंदर थे वो, लेकिन उनकी कीमतें अलग अलग थी। पहला खिलौना एक स्वर्ण मुद्रा की डिमांड की गई थी, और दूसरा जो पुतला था उसके लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं मांगी गई, और तीसरा पुतला, उसका मूल्य सुनकर सब लोग हैरान हो गए कि उसके लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का मांग की गई थी। 10,000 स्वर्ण मुद्राओं, और कीमतें अलग अलग थी, लेकिन खिलौने सारे एक जैसे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने खिलौनों को देखा, परखा, और उनको कोई फर्क नजर नहीं आया। बड़े हैरान हुए, और उनके जो दरबारी थे वो भी बार बार उन खिलौनों को परख कर देखा, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आई। और अंत में आचार्य चाणक्य, उनको बुलाया गया, और उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि इन खिलौनों की परख करके ये जानने की कोशिश करें कि इसका असली मूल्य क्या है। आचार्य चाणक्य ने तीनों पुतलों को देखा। तीनों एक जैसे थे, लेकिन उन्होंने परख करने के लिए एक तिनका मंगाया और पहले खिलौने के कान में डाला, और तिनका कान से घुसकर मुंह से निकल गया, और वो पुतला जोर जोर से हिलने लगा, नाचने लगा। ऐसा लगता था कि कोई पागल हो गया है, और उसका मुंह लगातार हिलते चला जा रहा। आचार्य चाणक्य ने कहा कि ये ऐसा व्यक्ति है जो बिना सोचे समझे बोलता है, जो सिर्फ शोर मचाता है, लेकिन कहीं भी ठहर कर बैठता नहीं, सोचता नहीं। बस बात आई और शोर मचाना शुरू कर दिया बिना सोचे समझे। और दूसरे खिलौने को भी उन्होंने उसी तरह से निरीक्षण किया उसका। तिनका दूसरे खिलौने के एक कान से घुसा और दूसरे कान से बाहर निकल गया। एक कान से घुसा और दूसरे कान से तिनका बाहर निकल गया। और आचार्य चाणक्य ने उसके बारे में ये विवेचन किया कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी बात को भीतर नहीं रखता, जो खुद कोई विचार नहीं करता, सिर्फ दूसरों की बातों को दोहराता है। इसीलिए ये पहला जो खिलौना है, जो बिना सोचे समझे बात करता है और बिना सोचे समझे बकता रहता है, उससे बेहतर है। इसलिए इसका जो मोल है वो 100 स्वर्ण मुद्राएं रखा गया। और अंत में तीसरे खिलौने के कान में तिनका ढाला। मित्रों,
इनका जो है कान में घुसकर वहीं रुक गया और उस पुतले का मुंह बिल्कुल बंद हो गया और थोड़ी देर के बाद हल्का सा उसने मुंह खोला और फिर बंद हो गया। आचार्य चाणक्य ने कहा कि ये वह व्यक्ति है जो बातों को समझकर पूरी तरह विचार करके बोलता है और जो भीतर से सुनता है, अपने भीतर सुनता है, समझता है और फिर सही समय पर सही निर्णय लेता है। इसीलिए ये तीसरा जो पुतला है ये बेशकीमती है और इसकी कीमत इसीलिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं रखी गई। अब हम लौटते हैं आज के भारत की तरफ, 2025 के भारत में। आज हम देख रहे हैं कि 3 तरह के नेता हैं जो दिखने में एक समान है, लेकिन उनके भीतर की जो गहरी सोच और नेतृत्व क्षमता में बहुत बड़ा अंतर नजर आता है। हमारे सामने 3 नेताओं के चेहरे हैं, लेकिन क्या हम सिर्फ बाहरी दिखावे से फैसला कर सकते हैं? क्या केवल सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से किसी की कीमत तय की जा सकती है? कौन कितना बड़ा नेता है इसके बारे में तय किया जा सकता है? तो बात करते हैं पहले किस्म के नेता है। आज के दौर में, आज के इस दौर में ये जो नेता है, जो पहला नेता है, वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हर वक्त एक्टिव रहते हैं। हर घंटे नए ट्वीट्स, नए हैशटैग्स और इन्फ्लुएंसिंग के नए नए तरीके और बड़े सारे संदेश। और ऐसे नेता वही करते हैं जो लोगों को सुनाना चाहते हैं बिना किसी गहरे विचार के। मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मेरी बातें सुनकर आपकी नजर में उस नेता की एक छवि तो बनती नजर आ रही। और ये वही नेता है जो सिर्फ शोर मचाते हैं, लेकिन अंदर से कोई ठोस विचार या योजना नहीं होती इनके पास। और ये पहले खिलौने जैसे हैं, ये पहले खिलौने जैसे हैं जो सिर्फ बात करता है, लेकिन सोचता नहीं है। आज के भारत में ये नेता समाज में तनाव और अनिश्चितताओं का हल नहीं निकालते, बल्कि समस्याओं को और बढ़ाते हैं। दूसरे तरह का नेता, और ये नेता अक्सर मीडिया और न्यूज चैनल पर अपने विचार रखते हैं। जो चल रहा है, जो प्रेजेंट में चल रहा है, उसी के बारे में बात करते हैं और वही के वही जो जो सुनने को मिला वही बोल दिया। ये मित्रों दूसरे तरह के खिलौनों की तरह हैं, जो बिना किसी विचार के खुद कुछ नहीं करते, जो बिना किसी विचार के खुद कुछ नहीं करते, जो चल रहा है उसी के बारे में बात करते हैं। और इनका जो नेतृत्व है वो प्रतिक्रिया से जुड़ा होता है, ना कि किसी गहरी सोच के साथ। और ये नेता वही कहते हैं जो आम जनता सुनना चाहती है, लेकिन कोई भी कदम जो है अपनी तरफ से नहीं उठाते। अब आ गया तीसरी तरह का नेता। तीसरी तरह के नेता हैं जो इस समय बहुत कम मिलते हैं। ये नेता कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं उसमें गहराई होती है। ये नेता सबसे मजबूत चेहरा होते हैं, जो जनता की बात सुनते हैं, समझते हैं और उस आधार पर निर्णय लेते हैं। ये तीसरे खिलौने की तरफ है, जो ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि अपने निर्णयों में व्यवहारिकता और दूरदर्शिता लेकर आते हैं और रखते हैं। और ये लोग मीडिया की चकाचौंध से दूर जनता के बीच रहकर काम करते हैं और धीरे 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 बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। अब मित्रों, इन तीनों नेताओं की बात करने के बाद सवाल क्या है? सवाल ये नहीं है कि नेता कौन है, सवाल ये है कि हम कौन है। क्या हम सिर्फ सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को देखकर निर्णय लेते हैं? क्या हम न्यूज चैनल की बातें सुनकर ही समझते हैं कि सही क्या है? मित्रों, दो लोकतंत्र की जो असली ताकत है वो नेता नहीं है, वो नागरिक होता है। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही नेतृत्व होगा। हमारे फैसले हमारे समर्थन से ही नेता बनते हैं और हमारे समर्थन से ही नेता बन सकते हैं। क्या हम ये सोचने की कोशिश करते हैं, परखते हैं, फिर समर्थन करते हैं? जब हम किसी भी नेता को देखते हैं तो क्या हम सिर्फ दिखावे से प्रभावित होते हैं? क्या हम उनकी बातें बिना समझे स्वीकार कर लेते हैं, या हम गहराई में जाकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि वे वास्तविकता में क्या कहना चाहते हैं और क्या कह रहे हैं? अब देखिए, मौर्य काल की जो वो परीक्षा जो आचार्य चाणक्य ने की थी, वो आज भी हमारा रास्ता दिखाती है। समय बदल गया है, लेकिन नेतृत्व का जो असली मापदंड है वो वही है। क्या हम सिर्फ शोर को सुनना चाहते हैं,
या हम समझते हैं कि कौन वास्तव में सुनता है, समझता है और फिर काम करता है? तो इसलिए अगली बार कोई नेता जब आपके सामने हो तो उसकी पोशाक से मत जज करिए, उसकी पोस्ट मत पढ़िए, उसकी चुप्पी में सोचिए, उसकी चुप्पी में सोचिए, उसकी चुप्पी को गहराई से देखिए और उनकी बातों में जमीन है कि नहीं ये तलाशिए। लोकतंत्र ना केवल नेताओं का है बल्कि हर एक नागरिक का है, क्योंकि लोकतंत्र माटी से बना है, लेकिन उसकी आत्मा जनता की होती है। तो अगली बार जब आप सोचें कि आपका कौन सा नेता आपका नेतृत्व करने के लिए सही है, तो अपनी नजर को बदलिए, क्योंकि यही बदलाव हमारी शक्ति है और यही लोकतंत्र की असली ताकत है। इसके साथ ये वक्तव्य के साथ मैं आपको कहानियों के सिलसिले पे लेके जाता हूं, लेकिन ये जो कहानी मैं चुन के लाया हूं, ये कहानी भी एक गहरी सोच ही है। इसको अगर कहानी ना लिया जाए तो ये ज्यादा अच्छा होगा। मित्रों, साउथ अफ्रीका के घने जंगलों में, घने जो ट्रॉपिकल जंगल है, उसमें एक कैमरा, उसमें एक बड़ा विचित्र सा दृश्य रिकॉर्ड हुआ और जिसे देखकर जो विशेषज्ञ थे जिन्होंने वो कैमरा लगाया था, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो मजबूर हो गए सोचने के लिए ये कैसे हो गया। मित्रों, एक अकेला जैगुआर, आप जानते हैं कि अमेरिका के जंगल में जो जैगुआर है वो निर्विवाद राजा है वहां का। उस एक अकेले जैगुआर ने एक मगरमच्छ का शिकार कर डाला। ये अब तक बड़ा नामुमकिन माना जाता था। हाँ, हालांकि शेर जो है अफ्रीका में कई बार मगरमच्छों से भिड़ते हुए देखा गया है, लेकिन वो तब भिड़ते हैं जब उनका पूरा का पूरा प्राइड, यानी कि उनका पूरा का पूरा समूह एक साथ हमला करता है। मगर यहां अकेला जैगुआर, लगभग 100 किलो वजनी जैगुआर, वो मगरमच्छ पर झपटा और 500 किलो का चलता फिरता किला जैगुआर, जो मगरमच्छ है वो 500 किलो का, लगभग 500 किलो का होता है और उसकी चमड़ी इतनी सख्त होती है कि वो किला हो कह सकते हैं उसको। पानी का राजा, पानी का राजा जो, जिसके एक जबड़े जबड़े की जो पकड़ है वो मजबूत से मजबूत हड्डियों को तोड़ देती है, और उसको उसने मार दिया। और उसने एक ही बार में ऐसा नहीं किया, हालांकि रिकॉर्ड पहली बार हुआ, लेकिन कई नाकाम कोशिशें, वो कोशिश करता रहा। मगरमच्छ की, जैगुआर उस मगरमच्छ की कमजोरी को पहचानने की कोशिश करता रहा। उसके कठोर कवच में छिपे एक नरम हिस्से को उसने इंगित किया और उसने उस नरम हिस्से के बारे में जाना, और उस हिस्से के ऊपर एक छोटी सी जगह जहां से उसकी सांस की नली गुजरती है, और उस पर उसने सीधा वार करता, उसी बिंदु पर सीधा वार करना शुरू किया। उसे शिकार करना नहीं आता था, लेकिन उसने सीख लिया। उसे शिकार करना नहीं आता था, लेकिन उसने बार बार प्रयास करने के बाद ये सीख लिया। और मित्रों, ये कहानी सिर्फ जंगल की नहीं है, ये जंगल की नहीं है, ये मेरे भारत की कहानी है। ये कहानी भारत की भी है। विदेशी आक्रांता आए, चाहे वह तलवार लेकर आए या बाइबल लेके आए, वो सीधे टकराए सनातन से, पर तलवारें और बंदूकें उस संस्कृति की गहराई को नहीं मिटा सकी। भारत ने हर बार खुद को खड़ा कर लिया, सनातन ने हर बार खुद को फिर से खड़ा कर लिया, लेकिन फिर हमले का स्टाइल बदल गया, हमले का तरीका बदल गया। तलवारों की जगह कलम ने ले ली, तलवारों की जगह कलम ने लेगी, और धार्मिक मतांतरण की जगह धार्मिक समानता की लोरी ये हमें सुनाई जाने लगी, और ये लोरी गूंजने लगी। 1947 के बाद भारत को आजादी तो मिली, लेकिन नीति और शिक्षा के मोर्चे पर एक नया युद्ध शुरू हो गया, मूल्यों की पहचान को मिटाने का युद्ध। इतिहास की किताबों में केवल वो राजाओं की कहानियां आई जो हार गए थे। पृथ्वीराज की हार, पृथ्वीराज की हार, महाराणा प्रताप की हार। लेकिन राजा भोज की जो विद्वत्ता है, पुष्पमित्र शुंग की जो वीरता है, राजा हमीर की जो जीते हैं, वो कहां चली गई। और हर हिंदू को जाति पाति की कथाएं पढ़ाई जाने लगी, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि इस्लाम के भीतर
शिया सुन्नी का जो विवाद है, या ईसाइयों के बीच कितने फिरके हैं, वो किस तरह से विभाजित हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। और सनातन को बताया गया कि सब धर्म एक जैसे हैं, और सनातन ने मान भी लिया। हिंदुओं को यह सिखाया गया कि सब धर्म एक जैसे हैं, सर्व धर्म सद्भाव के साथ रहना है, और हमने मान भी लिया। बाकियों ने सुना, बाकियों ने माना? बिल्कुल नहीं माना। उन्होंने तो जैगुआर की तरह शिकार करना सीख लिया। और भारत आज उस मगरमच्छ की तरह है, विशाल है, पुराना है, रहस्यमय है, लेकिन उसकी एक नाजुक जगह पर बार बार वार हो रहा है, उसकी स्मृति, उसकी शिक्षा और उसकी पहचान पर। और अभी तक मेरा भारत ये तय नहीं कर पाया कि बचना चाहता भी है या नहीं। संविधान कहता है कि सब धर्म बराबर हैं, लेकिन व्यवहार में हर धर्म के अलग नियम हैं। हिंदू संस्थाएं सरकारी नियंत्रण में है, लेकिन मस्जिदें, चर्च, गुरुद्वारे पूर्णतः स्वतंत्र हैं। हिंदू विवाह अधिनियम है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, और ईसाइयों के लिए तो कानून ही अलग है। और शब्दों से युद्ध हो रहा है, और सनातन अभी भी शांति का स्वप्न देख रहा है। अगर भारत को अपनी संस्कृति बचानी है, तो अब उसे भी जैगुआर की तरह सीखना होगा, कब हमला करना है, कहां करना है, और सबसे अहम, किस भाषा में करना है। और अब ये वक्त कोई अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, शस्त्र की धार तेज करने का है। ये वक्त केवल अस्त्र शस्त्र की धार तेज करने का ही है। और अब वक्त है कि नरम जगह पर हो रहे वार को पहचान कर अपनी रणनीति को बदलें। अपनी रणनीति को जैगुआर की तरह सोचें, कमजोरियों को पहचानें, और फिर वार करें, और वार भी करें पूर्ण आत्मविश्वास से। क्योंकि अति विश्वास से लड़ाई में शिकारी वही जीतता है जो सीखता है। तो आज थोड़ा कड़क हो गया। अब एक बड़ी छोटी सी नाजुक सी कहानी आपको सुनाता हूं। ये कहानी रिश्तों की कहानी है। इसका मैंने नाम दिया है 6 गुलाबों की कहानी, प्यार, समझ और सराहना। भाई मासूम सी कहानी है, इसको बड़े प्यार से सुनिएगा। कि आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर जो रिश्तों को, छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं। रिश्तों को लेकर बड़ी छोटी छोटी बातें हम भूल जाते हैं, और हम बिना सोचे समझे किसी की कमियों को उजागर करने के लिए किसी की आलोचना करने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन क्या हम सोचते हैं यही छोटी छोटी बातें हमारे रिश्तों को मजबूत या कमजोर करती हैं? एक दिन एक पत्नी ने अपने पति से ये कुछ ऐसा पूछा जिसे सुनकर वो थोड़ी देर के लिए चौंक गया। उसने कहा कि क्या तुम मुझे ऐसी 6 कमियां बता सकते हो जिससे सुधार करने के बाद मैं एक बेहतर पत्नी बन सकूं? पति ने एक पल सोचा, फिर गहरी सांस ली। उसके दिमाग में कई बातें आ रही थी। मुझे तो एक नहीं 10 कमियां मिल सकती हैं जिसे सुधारने की जरूरत है। क्या सच में मुझे उसे ये बताना चाहिए? वो ऊहापोह में पड़ गया, असमंजस में था, लेकिन वह अपनी पत्नी को दुख पहुंचाना नहीं चाहता। फिर उसने सोचा कि क्या हम दोनों के रिश्ते की ताकत 6 कमियों पर ध्यान देने से ठीक हो जाएगी? क्या रिश्तों में ताकत 6 कमियों पर ध्यान देने से आएगी, या कुछ और करना चाहिए? उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं थोड़ा जल्दी में हूं, मुझे सोचने का समय दो, मैं कल सुबह इसका जवाब दूंगा। अगली सुबह वो जल्दी जल्दी से उठा। ऑफिस जाने से पहले, या फिर उसने जो किया वह कुछ ऐसा था कि जिससे उसकी पत्नी को उम्मीद भी नहीं होगी, उसने ऐसा काम किया। वह एक गुलाब वाले के पास गया, एक फ्लोरिस्ट के पास गया, और उसने अपनी पत्नी के लिए 6 गुलाबों का तोहफा मंगवाया, और साथ में एक प्यारी सी चिट्ठी, एक प्यारी सी स्लिप, जिसमें ये लिखा था कि मुझे तुम्हारी 6 कमियां मालूम नहीं है, क्योंकि तुम जैसी हो वैसी ही मुझे प्यारी लगती हो। उसी तरह का बदलाव करने की जरूरत नहीं है, तुम पूरी तरह से अद्भुत हो, अद्वितीय हो। जब पत्नी ने गुलाब और चिट्ठी देखी, तो उसकी आंखों में हल्के हल्के आंसू आ गए, और ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी और सराहना के थे।
अपनी भावनाएं उस वक्त पूरी तरह से, उसकी जो भावनाएं हैं पूरी तरह से बदल गई और वह समझ गई कि उसका पति उसे जैसा है वैसे ही पसंद करता है और सुधारने के लिए किसी चीज को बदलने की जरूरत नहीं है। और उस दिन से रिश्ते ने एक नया मोड़ लिया। पति ने महसूस किया कि रिश्ते की जो असली ताकत है वो इस बात में नहीं है कि हम एक दूसरे की कमियां कितनी बार बताते हैं और निकालते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम एक दूसरे को बिना शर्त, बिना बदलाव और बिना बदलाव के स्वीकारें और सराहें। क्या सच में हमें किसी को बदलने की जरूरत होती है? आजकल हम अक्सर अपनी जीवन संगनी, अपने जीवन साथी को इस बात के लिए बदलने की कोशिश करते हैं कि वह हमारे जैसा हो, हमारी इच्छाओं के मुताबिक चले। हमें उसे सही और गलत की लिस्ट देते हैं और वह भी हमें अपना जीवन साथी बनाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या इससे रिश्ता मजबूत बनता है? मित्रों, असल में रिश्ते की जो मजबूती है वह एक दूसरे को समझने, एक दूसरे को स्वीकार करने में होती है। और अगर हम अपनी जिंदगी में बस एक दूसरे की कमियों को ही खोजते रहें तो हम क्या पाएंगे? क्या हम कभी खुश रह पाएंगे? क्या हम किसी को ठीक वैसे ही स्वीकार नहीं कर सकते जैसा वह है? जिस जिंदगी का जो असल सौंदर्य है वो प्यार और सराहना में है। मित्रों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि रिश्तों में सबसे जरूरी चीज ये नहीं है कि हम कितनी बार अपने पार्टनर की गलती है, बल्कि ये है कि हम कितनी बार उसकी अच्छाइयों के लिए उसको सराहते हैं। बस ये वही है जो रिश्ते में सच्ची खुशी और संतुलन लाता है। और कभी कभी किसी बदलाव करने की बजाय उसे स्वीकार करना और उसके साथ सही समय पर साथ देने की एक बड़ी सबसे बड़ी जीत होती है। अगर हमें सच्ची खुशहाली चाहिए तो हमें आलोचना से बचना चाहिए और प्यार और समझ से काम लेना चाहिए। यही रिश्ते को मजबूत बनाता है और यही असल में प्यार की ताकत है। तो आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आऊंगा, फिर कुछ अच्छी सी कहानियां फिर लेके आऊंगा, क्योंकि विघ्नेश हूं मैं, कहानियां सुनाता हूँ, कहानियां सुनाऊंगा। बस आपसे सिर्फ यही मेरी गुजारिश है, यही इल्तिजा है और यही कहना चाहता हूं मैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें। और इसको इतना जितना आप बढ़ाएंगे उतना ही मैं और अच्छी अच्छी कहानियां और अच्छी अच्छी बातें आपके लिए लेके आऊंगा। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।